इसी तरह इन महिलाओं ने इस देश की जब आजादी के लिए तलवार उठाई, इन नारी समाज ने बड़ी लड़ाई लड़ी। जिनको कहीं कहीं लोध कहते, लोधी कहते, राजपूत कहते, इस समाज में पैदा हुई वीरांगना अवंतीबाई लोधी। उनके नाम से तमाम जगह स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज भी खुले हुए हैं। मैं बहुत कम शब्दों में उनके जीवन की यात्रा को आप तक पहुंचाऊंगा, चूंकि रिकॉर्डिंग भी आज चल रही है। तो जो लोग यहां पर नहीं आए हैं, देश के तमाम लोग उसके बारे में जाने, और आप लगभग सब लोग मुझसे परिचित हैं। मैंने जितना भी आज तक कैसेट गाया है, तो मैंने समाज में हमेशा ये सोच मैंने रखी कि एक समाज को नई चीज दी जाए, पुरानी नहीं। जो उसने रट रखा है, जप रखा है, वो नहीं। जिनके नाम लोग नहीं जानते थे, उनको उठा करके हम इस समाज के पटल पर लाया हूं। बहुत दिन नहीं हुआ, उदा देवी पाशी का लोग नाम नहीं जानते थे। आज समाज की तमाम माताएं बहनें उदा देवी पाशी का नाम जान गई। मैंने कैसेट गाया था, भारत का इतिहास भाग 2 आजादी के दीवाने। उसमें मैंने वीरांगना उदा देवी पाशी का इतिहास सुनाया। आज हमारे घर की बहनें, बेटियां, माताएं उदा देवी पाशी का नाम जानती कि 36 अंग्रेजों को मारा था। ये कब इनको पता चला? जब हमने पता चलवाया तब। अगर पता नहीं चलवाता तो नहीं जान पाती, पड़ी रहती किसी कोने में, जैसे बहुत दिनों से पड़ी रही। तो ये मेरा मानना है कि जब हम लोग रात दिन चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं कि लोग उसके बारे में जानेंगे, नहीं जानेंगे। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश की धरती वीरों की धरती है। मध्य प्रदेश की धरती ने तमाम वीर बहादुरों को जन्म दिया है, बढ़िया महिलाओं को जन्म दिया। तो माताओं बहनों बड़े ध्यान के साथ में थोड़ा आप भी सुनिएगा। गीत गाने हो रहे हैं, मैं बराबर सुना रहा हूं और भी सुना दूंगा अभी। नारी देश में कितनी महान हुई, ये चर्चा हम सुना रहा हूं। अवंतीबाई लोधी ने किस तरह से अंग्रेजों को भगाया, बड़ा सुंदर इतिहास है, आपके बीच में लेकर चल रहा हूं। आप लोग यहां सुन लीजिए, उसके बाद में हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सुनना, अन्य लोग जो नहीं जानते उनको सुनाना। चर्चा जब होगी तो लोग जानेंगे, अब चर्चा ही नहीं होगी तो जानेंगे कैसे? इसलिए चर्चा होनी चाहिए। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की दया हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की दया हो। बोलिए बाबा साहब की दया हो। तो आइए कैसे अंग्रेजों से इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए नारी लड़ी, ये उसकी पावन में कथा आप सुनिएगा कि नारी और कितनी महान हुई, और कथा तुम्हें समझाता हूँ। नारी कितनी महान हुई, वो कथा तुम्हें समझाता हूँ। अवंतीबाई लोधी का पावन इतिहास आपकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। समाज के सोए हुए लोग जागरूक बने। कैसे लड़ी मर्दानी बन
वो सत्य सत्य मैं गाता हूँ। जहाँ एक तरफ 1857 की क्रांति में पुरुषों ने लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ महिलाओं ने तलवार उठा करके इस देश की रक्षा के लिए लड़ाई को लड़ा। मगर आज इन नारियों की दशा देखिए। आज देश में रोज अत्याचार, बलात्कार, दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारत में कैसा अंधेर हो रहा है और बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार की जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस देश की महिलाएं भी हैं, क्योंकि इस अत्याचार का जवाब उन अत्याचारियों को नहीं मिल रहा। मैं 2 लाइनें समाज की बहन बेटियों के लिए गाऊंगा संदेश के रूप में, सुनिएगा। कि उठा लो हाथ में तेगा, कि उठा लो हाथ में तेगा, और मेरी भारत की बहना उठा लो हाथ में तेगा, उठा लो हाथ में तेगा, मेरी भारत की बहना। दया हो। मिटा दो इन दरिंदों को, मिटा दो इन दरिंदों को, मेरी भारत की बहना। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ था। 16 अगस्त 1831 नर्मदा घाटी के किनारे इनका गांव था। गांव का नाम था मनकेड़ी। मनकेड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। जिला का नाम है शिवली, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये अपने माता पिता की अकलौती संतान थी। अकलौती का मतलब तो समझते होंगे, अकेली। यानी इनके कोई भाई और कोई बहन नहीं थे, अकेली अपने माँ बाप की संतान थी। तो इसलिए लड़के की तरह इनके माता पिता ने इनका लालन पालन किया। उस जमाने में जब लड़कियों पर, औरतों पर, महिलाओं पर बड़ा प्रतिबंध हुआ करता था, उसका फायदा इसलिए मिला क्योंकि दूसरी संतान नहीं है घर में। अगर होती तो इनको भी वो लालन पालन नहीं मिलता। धीरे धीरे जब लड़की अवंतीबाई बड़ी हुई तो इनके पिताजी ने उनका विवाह तय कर दिया। बड़ी छोटी सी उम्र, 9-10 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। ये तमाम हमारी माताएं जो हैं अभी दादी लोग ये जानती हैं। बाल विवाह चलता था, बचपन में ब्याह। बचपन में ब्याह हो जाता था
और कई बार तो ऐसा होता था कि पैदा होते शादी हो जाती थी। सरकार ने नियम और कायदे और कानून बना रखे। अवंती बाई का विवाह जब विक्रमजीत के साथ में हो गया तो आज लड़की अवंती बाई दुल्हन बन करके आज अपने ससुराल में पहुंची। और जाकर के जब ससुराल में पहुंची, माता पिता ने सुंदर समझा दिया कि बेटी तुम आज अपने घर जा रही। लड़की का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होती। हे बेटी, ये हमारे सिर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी हुई है, इसकी रक्षा तुम्हारे हाथों में है। गौर करिए, आज ये लड़की जाकर के जब मंडला में पहुंची है, रामगढ़ की रियासत में। इधर विक्रमजीत उसका पति है जो भक्ति और भजन में लीन रहता है, राजकाज में ध्यान नहीं देता। एक दिन की बात है, हुआ क्या गुरुदेव? अरे राजा भय बीमार रे, अब सुनो सभा के भाई। राजा लक्ष्मण सिंह बीमार हो गए। विक्रमजीत को पास में बुलाया और कहा, बेटा नादानी छोड़ो और रामगढ़ की रियासत को संभालो। राजा भय बीमार रे, अब सुनो सभा के भाई। वक्त आखिरी आया है, वक्त आखिरी आया है, और भूप रहे समझाई। महाराज कथा पर दीजिए थोड़ा ध्यान, और अवंती बाई लोधी का मैं करूं आज गुणगान। हमारी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे को बढ़ी रही है, हमारी धीरे धीरे कथा बिरन आगे को बढ़ी रही है। आगे को बढ़ी रही है, मनोज आगे को बढ़ी रही है, हमारी धीरे धीरे कथा भ्रात आगे को बढ़ी रही है। रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह यानी अवंती बाई के ससुर बीमार हुए और तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। और बीमार क्यों हुई, इसका कारण था, इसका कारण था उनका पुत्र विक्रमजीत। सुबह निकल जाता है, शाम को लौटता है। न राज से मतलब, न काज से मतलब, न व्यापार से मतलब, दिन भर बैठे बैठे घुंघरू और झांझ बजाता है मंदिरों में। ऐसा लड़का है राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा धीरे धीरे मन में कुढ़ते रहे और ये चिंता सताने लगी कि हमारे बाद में हमारे राज्य को कौन देखेगा। भाइयों, पूत अगर सपूत है तब तो ठीक है ना, और पूत अगर कपूत निकल जाए तो फिर माँ बाप को मौत भी तो नहीं आती। आज राजा लक्ष्मण सिंह के दिल और दिमाग में ये चिंता बैठ गई कि मेरे न रहने के बाद में रामगढ़ की रियासत को कौन देखेगा। अवंती बाई जिस दिन से बहू बनकर के उस घर में गई, सेवा और सम्मान अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। बेटियां जब अपने ससुराल में जाएं तो अपनी सास को मां, अपने ससुर को पिता, अपने से छोटों को प्रेम और अपने बड़े को आदर देना जिस दिन इस घर की बेटियां सीख गईं, उस दिन इनके घरों में झगड़ा नहीं होगा। घरों में जो कलह मची हुई है, इसका भी कारण हम और आप हैं। इन परिवारों में जो द्वंद्व मचा हुआ है, क्लेश मचा हुआ है, इसके भी जिम्मेदार हम और आप हैं। अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो जिंदगी में भूचाल लोगों खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, ये बेटियां जब जाएं
तो जैसे अपने परिवार में व्यवहार करती हैं वैसा व्यवहार करें, और दूसरे की बिटिया तुम्हारे घर में आई है सब कुछ छोड़ करके उसको भी सम्मान दो। जैसे तुम्हारी खुद की अपनी बेटी है, अगर कोई गलती हो जाती है तो समझा भी दीजिए, बुझा भी दीजिए। क्या अपनी बेटी को गालियां ही देने लगती हो? फर लड़किनी बधू घर आई, राखो नैन पलक की नाई। वो दूसरे की बेटी जो तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपना घर परिवार द्वार छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। राजा लक्ष्मण सिंह को यह चिंता नहीं है कि बहू ठीक नहीं है, बहू तो बड़ी सुशील है, सुंदर है अवंती बाई, लेकिन यह चिंता रात दिन राजा को खाए जा रही कि लड़का क्या करेगा। और यह चिंता उनको इस कदर लगी कि एक दिन राजा की तबीयत भी खराब हुई और तबीयत फिर ठीक नहीं हो पाई। वैद्य लोगों ने जवाब दे दिया, अरे राजा तन देते सिधारे। राजा का शरीर छूट गया। लोगों हुआ क्या? अरे राजा तन तजियो सिधारे, अरे राजा तन तज के सिधारे, विक्रमजीत भये बेचारे। लक्ष्मण सिंह ने अपनी सांस को छोड़ दिया। अब तो विक्रमजीत और भी आजाद हो गए। दो तरह से आदमी सुधरता है ना, या तो पिता के अच्छे रहते सुधर जाए, और या तो पिता के न रहने पे सुधर जाए, और या तो पिता न रहे तो बिल्कुल फिर बिगड़ जाए। विक्रमजीत तो अब आजाद हो गया कि अब तो कहने वाला भी नहीं रहा। सवेरे जागता है, जहां जाओ घुंघरू ले लेता है, और मंदिर की चौखटों पर बैठ करके जहां जाओ घुंघरू बजाता है। राज्य के राजा को यह शोभा देता है कि वो जहां जाओ घुंघरू बजाए। कि दिन भर होता था मस्त यार, घुंघरू और झांझ बजाता है। अब मंदिर में बैठ कर कीर्तन और भजन उन्हें सुनवाता है। थोड़े दिन फिर बीत गए, प्रजा सभी बेकार हुई। प्रजा के लोगों को दिक्कत होने लगी, कोई राजा नहीं है, हम अपना दुख दर्द किसको बताएं जब राजा ही बेकार है। थोड़े दिन फिर बीत गए और प्रजा बड़ी बेकार हुई। राजा वाली कुर्सी पर फिर रानी आज सवार हुई। प्रजा के लोगों ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चल पाएगा, हम अपना सुख दुख किससे कहें को, अगर राजा तो घुंघरू झांझ बजाता। उसी समय भाइयों अवंती बाई जो घर की बहू थी, जो अपने पिता की इकलौती संतान थी, उसने आज रामगढ़ की कुर्सी को, गद्दी को संभाल लिया। तो राजा की कुर्सी पर रानी बैठी, प्रजा को संभाल लिया। रामगढ़ की प्रजा कहने लगी कोई बात नहीं, रानी ही सही राजा। प्रजा ने स्वीकार कर लिया, और प्रजा ने जब स्वीकार कर लिया कि यही राजा ठीक है, तो फिर अवंती बाई ने शासन को चलाना शुरू किया। थोड़े दिन तक तो शासन चला, साल 2 साल, और उसी बीच में रानी अवंती बाई ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक बेटे का नाम है शेर सिंह और दूसरे बेटे का नाम है अमान सिंह। ये विक्रमजीत के 2 पुत्र हुए। रानी रामगढ़ का शासन चला रही।
इधर थोड़ा ध्यान दीजिए कथा की तरफ। इनकी जिंदगी में क्या मोड़ आ गया, समय न जाने कब कैसा आ जाए, तो कोई जानता थोड़ी। हमने 2 लाइनें इसके लिए बहुत पहले गाई थी, आपने सुना भी होगा। समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं, समय के जान कैसे कैसे भैया फेर आते हैं, जिंदगी में न जाने कैसे कैसे मोड़ आते हैं। इधर आप लोगों ने, जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा, उन्होंने इतिहास में एक नाम पढ़ा होगा, लाल डलहौजी। पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? जरा हाथ उठाओ। ये खाली इतने लोगों ने पढ़ा है, बाकी सब इसमें कुपढ़ा बैठे हैं। इधर कितने लोगों ने पढ़ा है नाम लाल डलहौजी का? ओ, मसानी पड़ी गई। एक कक्षा 6 में पढ़ा दिया जाता है। क्यों कपिल, गलत कह रहा हूं? पढ़ा दिया जाता ना 6-7 में, सब 6-7 में यहाँ पढ़े रहे हैं। अब तो यूनिवर्सिटी पास हो चुके हैं ना। ये जौन पन्ना में यहाँ लिखा रहा है लाल डलहौजी, वह पन्ना पर यह नमक और प्याज धर के पन्नी पे गए। वह पन्ना पर धर के पन्नी पे ले। इसलिए मैं समझता हूं, मैंने इसीलिए पूछा, और कोई बात थोड़ी थी। शिक्षा का स्तर नाप रहा हूं कितना बढ़िया है। इससे मैं आंकड़ा लगा लेता हूं डॉक्टर साहब कि शिक्षा का स्तर बड़ा खराब है। और कुछ लोगों को और मालूम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाए होंगे, तो क्या हुआ, 10-20 लोगों को मालूम होगा बस। शिक्षा का इतना खराब स्तर ये संकेत देता है कि हमारे लोगों को किताबों से दुश्मनी है। अब तुम ये सोच लो कि आनंद राज की जिम्मेदारी है, आनंद राज खुद बताएंगे, तो हम तो बताएंगे ही। असलियत यह है कि लोगों को किताबों से लगाव नहीं है। हमने बड़े बड़े पढ़ने वालों को देखा, जब तक पढ़े तब तक पढ़े, उसके बाद इन किताबों से दुश्मनी। जैसे कोई बीए पास हो गया है, शादी ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, उसके बाद इन किताबों का काम खत्म। फिर वो कबहू पलट के रे अपनी जिंदगी में किताब को पन्ना ना लौटी देख सकते मां का लिखा है। अगर पलट ले तो जो पढ़ा है पहले वो याद आ जाएगा खटाखट। पलटत है ही ना है। इतनी ज्यादा व्यवस्था घरों की खराब है कि पढ़े लिखे रहे जब सब भूल गए। आधो तो पहली बार पढ़त ही गए, भूलत गए, पीछे महीना छमाही जौन पढ़े तो अगले साल भूल गए, फिर पढ़ा फिर भूल गए। दिमाग का आईक्यू बड़ा कमजोर है। लाल डलहौजी ने ये नीति बनाया कि जिस राजा का राज्य में उत्तराधिकारी नाबालिग होगा, उस राजा का राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। लाल डलहौजी ने कौन सी नीति बनाई? राज्य हड़प नीति। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। हमारे दिमाग का लेवल भी बढ़िया है। अब आगे खराब हो जाए अलग की बात है, पता चले बुढ़ापा आ ही जाए, अब फिर ना याद रहा अलग की बात। अभी गड़बड़ नहीं, हमारे दिमाग का आईक्यू लेवल है। लाल डलहौजी ने राज्य हड़प नीति बनाया। उसका पहला सिद्धांत बनाया, जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं, वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का। उत्तराधिकारी है
नाबालिग है वो भी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये सारी नीतियां उसने बनाई राज्य हड़पने के लिए, रियासतों को खत्म करने के लिए। इधर 1851 में रामगढ़ के राज्य को लाल डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत हड़प लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। जब पूछा गया कि क्या मामला है तो उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि इनके पति जो थे विक्रमजीत वो समाप्त हो चुके थे। 2 लड़के हैं, दोनों नाबालिग। रानी अवंतीबाई ने सोचा कि हमारे पुरखों की विरासत चली गई, हमारी मातृभूमि तो गुलाम हो गई। अब रानी को चैन नहीं मिल रहा कि ये मातृभूमि आजाद कैसे हो। देखिए नारी कितनी वीर हुई, उस कथा को हम सुना रहा। सोचती है, विचारती है कि हम क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन कोई बस नहीं चल रहा अंग्रेजों से रामगढ़ के मातृभूमि को कैसे आजाद कराया जाए। इधर आप लोगों ने सुना होगा कि 1857 में आजादी का गदर शुरू हुआ मेरठ और जबलपुर से। तात्या टोपे, नाना साहब और ये तमाम लोग, रघुनाथ शाह, मेहरबान सिंह, ये सब 1857 की आजादी के माता दीन भंगी, नत्थु धोबी, गंगा दीन पासी, ये तमाम लोग 1857 के गदर की शुरुआत में शामिल थे। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। ये सब लोग इकट्ठा हुए मेरठ में और ये वहां फैसला हुआ कि अंग्रेजों को मारा जाएगा। कब मारा जाएगा? तो ये निश्चित हुआ कि मुहर्रम जब पड़ेगा, मुहर्रम मुस्लिमों का एक त्योहार है, तो मुहर्रम का जब अगला दिन आएगा तब हम अंग्रेजों पर लामबंद तरीके से हमला करेंगे। ये बन गया बैठ करके योजना। पहले मोबाइल तो था नहीं, आज का जैसा जमाना होता तो फिर तात्या टोपे, नाना साहब और रघुनाथ शाह, मेहरबान सिंह के पास मोबाइल होता तो फोन कर देते ना। अब फोन करके बात कर लेते भाई फला जगह मिलना, फला जगह से चलेंगे, फिर हमला करेंगे। ये तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो एक जगह बैठ के मीटिंग कर लिया और ये कह दिया कि मुहर्रम का जब अगला दिन होगा तो उस दिन हम लोग लड़ाई शुरू कर देंगे। ये बात, और सब लोगों ने अपना नेता उस समय शंकर शाह को चुन लिया। ये बात कहीं से कानों कान उसी सभा के आदमी ने जो गुप्त बात थी उसको भंग कर दिया और ये बात अंग्रेजों को पता चल गई कि हमको मारने की योजना बना रहे, अंग्रेजों को खत्म करने की तैयारी चल रही। शंकर शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। मुखिया थे, नेता थे, और अब उस मोर्चे का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहा। तो ये जो रानी अवंतीबाई है, रामगढ़ की रानी, ये उस मोर्चे की मुखिया बनाई गई कि तुम इस मोर्चे को अब चलाओ। रानी को मौका मिला। रानी ने कहा यही मौका है रामगढ़ को आजाद कराने का। हमारे पास अब तो लोग आ गए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह देश में छिड़ चुका है, बिगुल बच चुका है आजादी का। उसी समय अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई को बुलवाया और कहा रानी तुम आओ और अंग्रेजों से आकर के माफी मांग लो, हम तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। आधा तुम राज्य ले लो, आधा हम ले लेंगे। रानी ने कहा हम मिलने नहीं आऊंगी, जब राज्य लूंगी तो पूरा लूंगी, क्योंकि मेरा पूरा राज्य है। आधा राज्य मैं क्यों भीख में मांग रही हूं?
तो जो अंग्रेजों का कमिश्नर था वो नाराज हुआ और उसने कहा कि इस रानी को जल्द से जल्द पकड़ करके फांसी चढ़ाओ। सोचिएगा वो कितनी महान महिला होगी, उसका कितना बड़ा कलेजा होगा। अंग्रेज कह रहे हैं इसको फांसी पर चढ़ाओ। रानी ने सौगंध खा लिया कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मेरे शरीर में जान है, अंग्रेज मेरे शरीर को छू नहीं सकते। रानी ने एक सभा किया और जितने भी रानी के साथी थे मिलने वाले, आजादी के लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनको सबको बुलाया। अब बुला करके ये सबको न्योता भेज दिया, चिट्ठी भेजवाई। 2 चिट्ठी बनवाई। एक चिट्ठी में लिखा कि तुम लोग आकर के हमारी मदद करो, हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ूंगी। और दूसरी चिट्ठी में चूड़ी रख देती। चूड़ी, चूड़ी जानती है ना, चूड़ी। एक चिट्ठी में संदेश, दूसरी चिट्ठी में चूड़ी। या तो हमारा संदेश मान जाओ, आ जाओ, लड़ो, मातृभूमि को आजाद कराओ। अगर नहीं आते हो तो चूड़ी भेज रही हूं, पहन लेना। अब इतना आदमी कौन मरा हुआ है, कोई औरत चूड़ी भेजे और फिर आदमी तो बिना आए गुस्सा आ जाएगा। अब कोई आदमी कह दे, लड़ाई झगड़े में तमाम लोग कह देते हैं ना, कहीं फिर घर में बैठो चुरिया पहन, तो सुन लेता है आदमी की बात। लेकिन कोई औरत अगर कह दे तो तब तो फिर आग में घी का काम हो जाएगा। रानी अवंतीबाई ने जो चूड़ी भिजवाई थी लोगों को, वो चूड़ी काम कर गई और लोग रानी के पक्ष में उतर आए। कितने लोग उतरे? 4000। 4000 लोग रामगढ़ में इकट्ठा हुए। सबने कहा रानी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मोर्चा खोलो, अंग्रेजों के साथ में युद्ध होगा। क्या हुआ भाइयों? अरे नदी नर्मदा सब कोई जाने, नदी नर्मदा सब कोई जाने, मध्य प्रदेश के जो दरमियान भारी युद्ध हुआ वहां प्यारे, वहां की गाथा करूं बखान। वारे रानी अवंतीबाई, होती लड़ाई भयंकर भारी, अरे गोरन को मारी भगाए। 1.5 बरस तक नदी नर्मदा भई गोरन से तब आजाद। सारे गोरे भाग गए थे, वापस वहां पर लौटे नाई। जय जयकार भई रानी की, श्रोता ध्यान बिसरी ना जाए। अंग्रेज सब डर गए और रामगढ़ की रियासत को छोड़ करके भाग गए। 2 बरस के बाद में सुनिए, अंग्रेजन पुनी हमला दिया कराई। नदी नर्मदा के तट ऊपर रानी मोर्चा संभाला जाए।
छापेमार युद्ध किया। 4000 सिपाहियों को लेकर के रानी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। अंग्रेज आज गोलियां बरसा रहे, तोप चला रहे, लेकिन 4000 लोग आज धनुष तीर से छापामार युद्ध कर रहे हैं। नीरज, ओ गुरुजी, तुम होगा फौजे में ही होगा? हाँ है? पहले हम लेटरीन में रहना। कायम रहो? लेटरीन लेटरीन में रहो कि मिलिट्री में रहो? अरे वाह गुरुजी, मिलिट्री नहीं, मिलिट्री में यहाँ हमका लेटरीन कहीं नहीं पाइए तो गुरुजी। लेटरीन का साफ करत रहूं का पहले? नहीं, हाँ, यहाँ गोली दागित रहा, गोली बारी करत रहो। रानी जीत गई, अंग्रेज हार गए। रामगढ़ का राज्य भाई और रानी अवंतीबाई लोधी ने आजाद करवा दिया। ऐसी थी इस भारत की नारी। ये नारी अगर अपने कर्मों का सुधार कर ले तो मैं ये कहता हूं कि नारी जो करे सो कर छोड़े। और 1.5 साल तक अंग्रेज रामगढ़ के राज्य में घुसने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन अंग्रेज बड़े गुस्से में थे, भाग गए, चले गए। और 2 साल बाद लौट करके अंग्रेजों का सेना नायक फिर तबाही लेकर के आया। उसने कहा इस रानी को जब तक मारूंगा नहीं तब तक चैन नहीं। इसने अंग्रेजों को 1.5 साल हो गया रामगढ़ की सीमा में घुसने नहीं दिया। धन्य है भारत की नारी, धन्य है वीरांगना। सदियों सदियों तक इनका इतिहास गाया जाएगा। रामगढ़ पर जब हमला दोबारा 1.5 साल के बाद में अंग्रेजों ने किया, और वो भी कैसे किया हमला। पड़ोस का एक राजा था, उसको जाकर के अंग्रेज मिले और उन्होंने कहा कि हमें रानी का पता बता दो, जिस अज्ञातवास में रानी रहती है उसका पता मुझे बता दो। तो राजा जो था पड़ोस का, उसने नक्शा बना करके दे दिया। नर्मदा घाटी के किनारे जो पहाड़ियां थी उनमें रानी छुपी रहती थी। उस राजा ने जागीर के लालच में रानी जहां छुपी थी वहां का नक्शा बना करके अंग्रेजों को दे दिया कि इस रास्ते पे जाओ तुम्हें रानी मिलेगी। जब अंग्रेजों को पता मिल गया, ये फूट आपसी कला ना, मैंने भी कहा ना कि भाई भाई को मारने के लिए बैठा। वो राजा अगर पता न बताता तो क्या अंग्रेज हमला कर पाते? वो राजा अगर रानी का पता न बताता, अंग्रेजों ने कहा ये रामगढ़ का जब राज मिलेगा तो आधा तुम लेना आधा हम लेंगे। उसने कहा हम तो पहले से राजा हैं, आधा और मिल जाएगा तो और बड़े राजा हो जाएंगे। रानी मरेगी मर जाएगी, हमसे क्या मतलब। इस तरह भाई और रामगढ़ की रानी के ऊपर काल मड़राने लगा। रानी समझ नहीं पाई, उनके साथ में धोखा हो गया। और मध्य प्रदेश में जो रीवा पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, रीवा का राजा था जिसने भेद बताया था रानी कहां छुपी। अंग्रेजों ने तैयारी किया, मोर्चा बंदी किया और हजारों अंग्रेजों को ले जा करके नर्मदा नदी के किनारे किनारे छोड़ दिया। युद्ध शुरू हो गया। 4000 रानी की सेना अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाई। मूली और गाजर की तरह जब रानी के सिपाही काटे जाने लगे, रानी अवंतीबाई मन में समझ गई कि अब हमारा बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंग्रेजों को हमारे ठिकाने का पता चल गया है। और जब ठिकाने का पता चल ही गया तो फिर बचना क्या है। सुनिएगा लोगों, कि रानी ने मन में सोच लिया कि अब जीवन बच नहीं पाना है, अब जीवन बच नहीं पाना है। फिर भी हिम्मत
हिम्मत ना टूटी थी, आजादी का परवाना है। रानी ने आवाज लगाई, साथियों घबराओ मत और गिनती करो कितने लोग बचे हैं। जब गिनती करवाई गई तो केवल 1000 सिपाही बचे, 3000 लोग खत्म हो गए। रानी ने सोचा अब अंग्रेज हजारों की संख्या में हम जीत नहीं पाएंगे। रानी बहुत बुद्धिमान थी अवंती बाई, उसने 250 लोगों की 4 टुकड़ियां बनाई। 250 लोगों को 4 जरा बिखरा दिया और रानी ने फिर से छापेमारी युद्ध को शुरू कर दिया। अंग्रेज तो मारे जाते हैं लेकिन रानी के सैनिक घटते जाते हैं और अंग्रेज अपनी फौज को बुलाते जाते हैं। जब रानी को चारों तरफ से घेर लिया नर्मदा नदी की घाटियों में, तो रानी समझ गई कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। और जब वो 250 की टुकड़ियां भी खत्म होने लगी तो फिर रानी का धीरज टूट गया और चेहरे पे काली मां चढ़ आई, चेहरे पे काली मां चढ़ आई। आनंद राज ये पावन में है, बात तुम्हें यूं समझाई। रानी ने सोचा कि अब तो अंग्रेज हमें पकड़ लेंगे। मैंने सौगंध ये खाई है, जीते जी छू नहीं पाओगे, जीते जी छू नहीं पाओगे। लिया कटारी हाथ में है और वार लिया चलाई है। चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर लिया, कहा रानी तुमको हमने घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रानी ने सोचा कि हमने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेज हमारे शरीर को छू नहीं पाएंगे। रानी के फेंटे में कटारी बंधी हुई थी। रानी ने अपने फेंटे से कटार को निकाला और जैसे ही अंग्रेजों का कमिश्नर उसकी तरफ बढ़ा, हाथ में रिवॉल्वर लेकर के, और कहा हम 5 तक गिनती गिनेंगे, तुम बाहर निकल करके आ जाओ, तुम्हें जीवन दान दे देंगे, मारेंगे नहीं तुम्हें। जैसे ही अंग्रेज ने गिनती गिनना शुरू की, रानी समझ गई कि अब हमारा जीवन बेकार हो चुका है, हमारे साथी मारे जा चुके हैं और रामगढ़ की भूमि जो है वो अब इन अंग्रेजों के गुलाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, हिम्मत की धनी, साहस की धनी और भारत की नारी आज अवंती बाई ने निकाली अपने फेंटा से कटार, और कटार को निकाल करके अपने पेट के बीचों बीच में घोंप दिया और एकदम से भरभराती हुई आकृति मानो नर्मदा की घाटियों से चिल्लाती हुई जमीन पर आकर के गिर गई। अंग्रेज एकदम भाग खड़े हुए, ये क्या है? और वहीं पर रानी गिर करके नर्मदा नदी के किनारे अपने प्राणों को त्याग देती है कि बेजान हो गई मूरत वो, अब उसमें प्राण कहाँ बाकी, अब उसमें प्राण कहाँ बाकी। बेजान हो गई मूरत वो, अब उसमें प्राण कहाँ बाकी। एकदम से जमीन पर गिर गई। जिस चेहरे पर लालिमा और कांति थी, सिकुड़ करके कली की तरह फूल के सिकुड़ गई। आज अंग्रेजों ने अपने अपने टोपी उतार करके जमीन पर रख दिया। रानी ने अपने संकल्प को पूरा किया कि अंग्रेज जीते जी मेरे शरीर को नहीं छू सकते।
भाइयों, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए, स्वदेश की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य को आजाद कराने के लिए रानी ने आज अपने प्राणों की कुर्बानी दे दिया और कटारी को मार दिया। अवंती बाई तो नहीं रही, लेकिन उनका इतिहास इस देश में रह गया। किस तरह भारत की नारी महान हुई, वीर हुई, उस पावन इतिहास को आपके बीच में रखा। ऐसी महान महिलाओं के चित्र अपने घरों में लगाओ, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इन वीरांगनाओं के बारे में बताओ, ताकि इनके जीवन में परिवर्तन हो, इनके जीवन में बदलाव हो। इस आशा के साथ में इस महान वीरांगना का इतिहास आपके बीच में रखा। वीरांगना अवंती बाई लोधी के इतिहास के बारे में आपने सुना। आप सम्मानित क्षेत्रवासियों को पुनः धन्यवाद, आभार देते हुए, और आपने अपने ध्यान से मेरी इस पावन चर्चा को सुना, इसके लिए सभी को धन्यवाद, आभार।